वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो है पार्ट 6, सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व। ठीक है, और इसके पहले 3 यूनिट तक मैंने कवर किया है 5 वीडियोज़ में, और आज हम यूनिट 4 कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, अगर आपके फीड में आ रहा है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, साथ में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर तक देखिएगा। और मेरे यहाँ थोड़ा नॉइज़ का इशू है, साथ में मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर इन अ गुड मैनर। ठीक है, और शोर का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ 10 मिनट से कि अब शोर कम होगा, बट वो एक लिमिटेशन है। और आई होप अब तो आप लोग मैनेज करना सीख गए होंगे कि बैकग्राउंड नॉइज़ से डील करना है अगर मैम के चैनल से पढ़ना है तो। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि अभी घर तो चेंज नहीं कर सकते इसके लिए, तो खैर जो का पार्ट हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। और जब पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा तो ऑब्वियसली कुछ जो हर्डल्स होते हैं, जो बैरियर्स हैं, उन पे आपका ध्यान कम जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बट सिर्फ वो 10 MCQs नहीं है, उससे आराम से 25 से 30 MCQs बनाए जा सकते हैं। तो आंसर पे ध्यान ना दे करके सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लिया तो उस टॉपिक से घुमा फिरा के कैसे भी आपके एग्ज़ाम में MCQs पूछे जाएंगे तो आप उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो सीरीज़ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन के बीच क्या फ़र्क है। मैंने इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे देखिए। ठीक है, टू प्रोवाइड इफ़िशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव एजुकेशन प्रोसेस। तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या करता है, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपका एक इफ़िशिएंट होता है और बहुत कम खर्चीला होता है इन कंपैरिजन टू जो आप रेगुलर मतलब कॉलेज जाते हैं। ठीक है, और या स्कूल, मतलब जब स्कूल में थे, अभी तो कॉलेज की बात करेंगे क्योंकि आप सब B.Ed कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ये तो पॉइंट सही है। दूसरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बी दिया है कि टू पेव द वे फॉर वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक लेवल आने के बाद आपको अगर अच्छे से गाइडेंस मिल जाए, सही किताबों की जानकारी हो, तो आप सभी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं घर से। आपको यहाँ पर मटीरियल आपके घर पर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू दोज लिविंग इन डेजर्टेड एंड ऑड प्लेसेस। ठीक है भाई, सब लोग तो मेट्रो सिटीज़ में रहते नहीं, बहुत लोग गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, और ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे मतलब सब चीज़ इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ना ही कोई बहुत अच्छी बुक शॉप वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी डिस्टेंस एजुकेशन एक कह सकते हैं बून है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन से ये आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस एजुकेशन, यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन भाई दूर आप रह रहे हैं, आपको दूर से मटेरियल आपके घर आ जाएगा और आप वहाँ से पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी कॉपी में नोट कर रखा है डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट था कि मुझे भी लगता था यार दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस एजुकेशन में क्या, मोर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर्ड बाय पोस्ट या ऑनलाइन। तो देखिए जब डिस्टेंस एजुकेशन की बात होती है तो दोनों चीज़ें आती हैं। पहली, या तो आप उसमें भी ऑनलाइन पढ़ाई हिस्सा होती है, दूसरा क्या होता है कि आपको मटीरियल पोस्ट से भेजा जाएगा। डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, आप रिक्वायर्ड फ़ीस वगैरह है वो आप एडमिशन लेके रिक्वायर्ड फ़ीस पे करके आप वहाँ एडमिशन लेंगे। क्रीडेंशियल इज़ मस्ट, आपको अपना पूरी ऑथेंटिसिटी मतलब बतानी पड़ेगी, जो आप क्रीडेंशियल से आपने इसके पहले क्या क्या कोर्सेज़ किए हैं। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इग्नू। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसे संस्थान है जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट हम यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करिए और ये काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो डिस्टेंस एजुकेशन में दोनों ही मोड होता है, आप ऑफलाइन स्टडी भी बुक पोस्ट से आ जाती है, पढ़ते हैं, या आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओपन एजुकेशन की बात करें, एनीवन विद इंटरनेट
कैन एक्सेस कंटिन्यू, मतलब कि जो भी जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है। और ओपन एजुकेशन मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे मतलब एडमिशन लेना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मॉक, MOOC, और इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। अब इंडियन मॉक कई बार पूछता है कि इंडियन मॉक का नाम क्या है, तो स्वयं नाम है। स्वयं की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ओपन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल हो गए, डिस्टेंस एजुकेशन का हो गया इग्नू, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ओपन एजुकेशन मतलब जो स्वयं हुआ इंडियन मॉक है, ठीक है। आप सभी लोग स्वयं का भी फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा सीधे। थोड़ी मेहनत आप लोग भी किया करिए, ठीक है, वैसे तो मैं बता दूंगी आपको। और या दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आंसर लिखा है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आंसर मत दिखाया करिए। भाई आप छोटे बच्चों की क्लास तो हो नहीं रही है यहाँ पे कि भी आंसर नहीं दिखा सकते हैं, मतलब आंसर दिखा के भी क्या हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई ऐसे बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कई बार मान लीजिए गलत भी आंसर लिखा हो, एक दो बार मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है, नीचे आंसर कुछ और रहता है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो पता चलता है अरे ये नहीं, मतलब टाइपो हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज़ द कम्युनिकेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन, दूरवर्ती शिक्षा में संप्रेषण कैसा होता है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो वन वे होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, वन वे है। मतलब अब बुक्स अगर आपने मंगा ली बट आपकी क्वेरीज होती है तो आप डिस्टेंस एजुकेशन में भी सेंटर पे क्लासेस चलती हैं आसानी से। इग्नू के बहुत सारे सेंटर बनाए जाते हैं, आप चाहे तो अपने मतलब सुविधा के अनुसार अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन जाके वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, तो ऐसा इसको 2 वे बोलेंगे, ठीक है। कई लोगों की कंप्लेन है कि कंप्लेन नहीं है, मतलब बच्चे अपना फीडबैक देते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं। तो अगर जो भी मतलब एक दो ऐसा आया है अभी तक कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, सच में बताइए, तो मैं इस पर काम करूँगी और इसको थोड़ा स्लो करूँगी, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोलती हूँ कि आपको वो स्पीड बढ़ा के ना देखना पड़े और टाइम बचे, इसलिए ऐसा है। तो मैं इस पर काम करूँगी अगर लिटरली ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन इज विच टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, अब आप बताइए। जो भी मतलब मैं यहाँ बताने वाले नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊँगी, पॉज लेते हैं थोड़ी देर। दूरवर्ती शिक्षा कैसी प्रणाली है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर बी तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर बी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली होगा नॉन फॉर्मल, ठीक है, मैं एडिट करते समय करेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, बट इसको मैं एडिट कर दूंगी, मतलब ये नॉन फॉर्मल होगा। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देती हूँ अगेन। अगर फॉर्मल से आ गया क्वेश्चन तो क्या करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन जो होती है जिसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, आप डेली स्कूल जाते थे, वहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के एक सिस्टम फॉलो करते थे, वहाँ पे आपका फॉर्मल एजुकेशन हो गया। इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर बात करें, इनफॉर्मल मतलब जो आप बचपन में घर में आप छोटे से बड़े होते हैं, माता पिता को, दादा दादी को, आसपास नेबर्स को या सोसाइटी को देख के जो भी चीज़ें आप सीखते हैं वो इनफॉर्मल में आती है। तो डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एजुकेशन ये आपका मतलब नॉन फॉर्मल में आ जाएगा। मतलब इसके लिए आपको मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन में डिफरेंस बता दिया है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इनफैक्ट सिर्फ बीएड में क्यों, आपको कहीं भी आगे भी आप टीचिंग फील्ड से अब जुड़ गए हैं आप, तो हर जगह पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के कौन कौन से मोड्स हैं, मतलब कौन कौन से मोड के थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। भाई रेडियो भी एक माध्यम हो सकता है, करेस्पॉन्डेंस भी हो सकता है, मल्टीमीडिया भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं लेके आप बैठे हैं, ऐसे ही वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कॉपी पेन ज़रूर लेके रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब एक क्वेश्चन नहीं, इससे 5-6 क्वेश्चन मैं आप लोग को अभी बताती हूँ कि कैसे बनते हैं, ठीक है।
पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। हम एक एक ऑप्शंस को लेकर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ देखिए, पूछा गया है कि पूरे विश्व में पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया, इंग्लैंड में खोला गया 1969 में, ठीक है। अभी इस ऑप्शन ए से मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन बना के कॉपी में लिख देंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कि पूरे विश्व में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, आंसर इंग्लैंड में खोला गया। दूसरा क्वेश्चन कि पूरे विश्व में पहला विश्वविद्यालय इंग्लैंड में खोला गया, वो कब खोला गया, कौन से सन में खोला गया, तो आप लगाएंगे 1969, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। कहाँ खोला गया, इंग्लैंड में खोला गया, कब खोला गया, 1969 में खोला गया, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है, पूरे विश्व की बात हो रही है। अब दूसरे ऑप्शन में हम यहाँ पे भारत की बात करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ है, स्कूल की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी और स्कूल में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉइंट नंबर बी यहाँ पे देखिए, पहली ओपन यूनिवर्सिटी भारत की बात हो रही है। इसमें आपकी बात हो रही थी, वर्ल्ड की बात हो रही थी, इसमें आपकी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। तो द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज ओपन इन हैदराबाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इन 1982, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी अब इस पॉइंट नंबर बी से कौन सा क्वेश्चन बनता है। पहला कि भारत में जो पहली यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई, तो आपका आंसर होगा हैदराबाद में खोली गई। दूसरा क्वेश्चन कब खोली गई, तो 1982 में खोली गई, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कि भारत में पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में 1982 में खोली गई थी उसका नाम क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम जब खोली गई तो इसका नाम था आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया, इसको बोला जाता है BRAOU, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अपनी कॉपी में नोट किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि एडिशनली इसको भी आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। इसका पुराना नाम है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, नया नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन नंबर ए से 2 क्वेश्चन बनाए, ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बने। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप नोट करते जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी भूलती है, मुझे खुद भी भूल जाती है चीज़ें, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि कंटेंट रिच हो और आपको एक में मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट एक भी पॉइंट छूटने ना पाए, ठीक है। और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, पॉइंट सी, इग्नू की बात करें, इग्नू का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में हुई, ठीक है। 1985 कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट नंबर डी देखिए, यस, पॉइंट नंबर डी देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो आप NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप पूरा करेक्ट कर लीजिएगा। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और पहला क्वेश्चन हो गया फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन हो गया NIOS की स्थापना कब हुई, तो 1989 में हुई है, ठीक है। और किसके अंडर हुई, तो जो नई शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो 1986 थी, शिक्षा नीति 1986 के थ्रू 1989 में NIOS की स्थापना हुई। देखिए रिलेट हमेशा करके पढ़ेंगे तो याद होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी नई शिक्षा नीति 1986 आई है, उसके 3 साल के बाद NIOS की स्थापना हुई, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर ए से 2 क्वेश्चंस बनाए, ऑप्शन नंबर बी से 3 क्वेश्चंस बनाए, सी से आपका 2 क्वेश्चंस बनाए। भाई इग्नू का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है, डी से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं, ठीक। एक ही क्वेश्चन से, सॉरी मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, सारे ही सही हैं। यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है, यह किसने कहा है
इनोवेशन के बारे में है कि एनी थॉट, बिहेवियर और थिंग दैट इज़ न्यू इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे H.G. बार्नेट का है। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैंने अभी शॉर्ट्स बनाना सीखा है, ठीक है। पहले मैंने उस पर काम नहीं किया था, मुझे लगा कि अभी शॉर्ट्स का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने ऐसा सोचा है कि येलो थीम पे हम हिंदी में कोट्स के शॉर्ट्स बनाएंगे और ग्रीन थीम पे हम बनाएंगे इंग्लिश में शॉर्ट्स, और उसके बाद ऐसा कुछ सोचा है ब्लू थीम पे हम किताबों के शॉर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, कथन, पहला कथन, दूसरा जो किताबें, किसने किताबें कौन कौन सी लिखी, तो ये बहुत मुश्किल होता है याद करना। तो आई थिंक 10 सेकंड का, 10 से 12 सेकंड का शॉर्ट होता है और शॉर्ट वीडियो, उसको आप अगर देखेंगे तो एक थोड़ा म्यूज़िक के भी फॉर्म में होता है। तो काफ़ी, एक कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते हैं, और कोई चीज़ आप व्यू करते हैं, सामने से देखते हैं इन म्यूज़िकल फॉर्मेट, लिटिल म्यूज़िकल फॉर्मेट, और फिर थोड़ा सा अच्छा सा बैकग्राउंड वगैरह होता है, तो वो एक इम्पैक्ट जो माइंड पे डालता है और काफ़ी लंबे समय तक वो याद रहता है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है और मुझे लगता है कि ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि मेन एम क्या है कि मुझे अपने चैनल पे ऐसी चीज़ें देनी है, शॉर्ट पे कुछ फालतू की वीडियोस नहीं बनानी, उस पर भी ऐसा कंटेंट बनाना है जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी हेल्प हो, ठीक है। तो ये एक बात है। सॉरी, मैं इसको बीच में बताने लगी बट अचानक से याद आ गया। यहाँ पे देखिए E.M. रोजर्स के अनुसार 5 स्टेजेस ऑफ इनोवेटिव एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी 5 अवस्थाएं हैं, इसको तो आपको मतलब लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको मतलब लिखना ही पड़ेगा, लिख के आपको ये चीज़ें याद होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ करेक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसका भी मैंने नोट बनाया हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कि इसको मतलब क्लिक करके फ़ोटो को मैं डाल दूँगी टेलीग्राम में, ठीक है। ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और ये आपकी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें ये दिया गया है, तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है और इसको आपको ज़रूर आपको इसका नोट बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एज़ यूजुअल ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। पॉइंट वाइज चलते हैं। तो नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसमें एक बात की गई है कि भाई हम एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा, जिसमें क्या होगा 3 साल का ग्रेजुएशन, 1 साल का बीएड, मतलब 4 साल का वो ग्रेजुएशन के साथ में ही इंटीग्रेटेड बीएड होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। पॉइंट नंबर बी, यहाँ पे देखिए 2030 तक शिक्षक बनने के लिए, मतलब अगर 2030 तक आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मतलब ये वाली डिग्री मिनिमम, इसके अलावा भी और भी सारी डिग्रियां वैलिड है। डरने की बात नहीं है कि मैम ने ITEP पढ़ा दिया तो अभी सारी डिग्री इनवैलिड, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तक ये जो मिनिमम डिग्री है, मतलब किसी को भी शिक्षक बनना है, ठीक है, तो मतलब कम से कम मतलब ये तो ज़रूरी है, ठीक है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड इतना तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप सीधे ग्रेजुएशन के बिना कोई कोर्स किए चले गए पढ़ाने, ठीक है। बाकी सारी पुरानी डिग्रियाँ, मेरी डिग्री, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और सी ऑप्शन दिया है कि फॉर एडमिशन टू दिस कोर्स द एंट्रेंस टेस्ट विल बी टेकन बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो UGC नेट का भी एग्ज़ाम कराती है। तो अगर आपको ITEP, ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड मिला के 1 साल की बचत हो जाएगी आपकी, तो उसमें एडमिशन लेना है तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो NTA कराएगी, ठीक है। तो ये अभी नई शिक्षा नीति के तहत है, अभी तो ये प्लान दिया गया है, इसलिए इम्प्लीमेंट कब होता है ये आप देखिए, ठीक है। अभी भी मतलब बैचलर BLED वाले कोर्सेज तो चलते ही हैं, आप पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड, बट इसमें अभी क्या है कि मुझे लगता है कि ये पूरा मे बी नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम करवाएं और NTA के थ्रू एंट्रेंस टेस्ट लें, उसके बाद एक एडमिशन होगा, तो एक इस तरह का प्रोसेस इसमें देखने को मिलेगा। ITEP इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ NCTE अंडर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, ठीक है। इसमें 4 साल के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, ठीक है। और
और दिस कोर्स विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर द 4 स्टेजेस ऑफ न्यू स्कूल स्ट्रक्चर। तो नई शिक्षा नीति में आपको पता है 5+3+3+4 का जो नया स्ट्रक्चर बना है। NEP का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने उस पर काफ़ी अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी डिटेल में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, अपने ही नोट्स शेयर किए हैं, तो वो मैं आपको भेज दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 4 स्टेजेस के मतलब इस 4 स्टेजेस पे पढ़ाने के लिए मतलब एक प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो ये एक बात है। ओके, सारे छोटे छोटे नोट्स बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखिए, NCTE की बात करें, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ऑफ नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना 1995 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। NCTA की कुल 4 रीजनल कमेटीज़ हैं। तो NCTE की जो 4 रीजनल कमेटी हैं उनके नाम है ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न एंड सदर्न, ठीक है। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है और NCTE सेटअप अंडर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। तो जो एक्ट आया 1993 में हुआ, ठीक है, बट ये इस्टेब्लिश हुआ 1995 में, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू हुआ। ये भी सही है आपका। NCTE का जो कार्य होता है वो पूरे भारत में अध्यापक शिक्षा का नियोजन और विकास होता है। और एन इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हैज़ टू बी मेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो ये बनाते हैं, मतलब एक इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की टीचर को अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद यूनिट 5 नेक्स्ट वीडियो में है। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए इसमें भी एक एक क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन पहले ही बता रही हूँ सही है, ठीक है। पॉइंट नंबर ये देखिए कि आज़ादी के पश्चात एजुकेशन मिनिस्ट्री का गठन किया गया। उस समय सबसे प्रथम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बी देखिए, परंतु वर्ष 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम बदल कर क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि पहली बार शिक्षा मंत्रालय जो बना उसका नाम कब बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया गया, तो आपका होगा 1985। किसके कौन से उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, ठीक है। उसके बाद जब नई शिक्षा नीति आई उसमें क्या किया गया, फिर से क्यों हेरफेर किया गया नहीं पता मुझे, बट फिर से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, ठीक है। आई होप आप सबको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी ज़्यादा बड़ा धन्यवाद इसलिए जिन लोगों ने नोट्स बनाया है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाया है वीडियो देख करके और डेफिनेटली एग्ज़ाम से पहले जाके रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। कहीं ना कहीं से घुमा के फिरा के रिलेट करके क्वेश्चन एग्ज़ाम से इन्हीं सब चीज़ों से पूछे जाते हैं और ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि आप कभी भी इंटरेस्ट मतलब अब यू नेवर नो कि कब एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आपके पूछा जाए, ठीक है। और मैं जब मेरे एंट्रेंस की कुछ टाइम तक मैंने तैयारी की थी तो उस टाइम आप लोग के टाइम पे ही कहीं मैंने पढ़ाया था, मतलब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी और उसने काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट बेस तैयार करते हैं, कॉन्सेप्ट साथ में फैक्चुअल चीज़ें भी तैयार करना ज़रूरी है। उसके लिए भाई मैं हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें पसंद है। अगर पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो मेरे लिए आसान होता है, जहाँ फैक्चुअल पूछा है तो मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन आप एक शिक्षक बनने 4th सेमेस्टर में है, शिक्षक मतलब कह सकते हैं कि आपको TGT PGT तक पढ़ाने का एक अनुभव हो गया है कि कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चंस को आप रट नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको एक कॉपी में एक जगह हायरार्की में नोट करना होगा, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तभी चीज़ें। जैसे पहले मुझे किताबें बिल्कुल याद नहीं होती थी, बट जब से मैंने चैनल पर आपको बताना शुरू किया है, टेलीग्राम पर, मुझे बहुत सारी किताबें बिल्कुल टिप पे हैं, क्योंकि फिर आप बार बार उसका यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। क्योंकि अब मेरा ये काम है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, चीज़ें बताना, तो मुझे याद होते गए। तो वैसे ही आप बार बार उसको कॉपी में अपना नोट बनाएंगे, बार बार उस नोट्स को रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर याद नहीं भी है तो आपको नहीं पता कि मौके पे सामने में ऑप्शन आएगा, आप देखेंगे अरे यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है।
तो ये एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, पूछा गया था नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष सैम पित्रोदा जी थे। और उस समय मैंने मतलब इसको कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं माइंड में था। और जैसे ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैमेट एंट्रेंस का पेपर दे रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने क्लिक किया और फिर मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हो तो सब कुछ आपके दिमाग में तुरंत याद हो गया हो, बट सब कॉन्शियस माइंड में आपके रहता है, ठीक है। और वो कब आपके सामने निकल के आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे से आप सभी लोग पढ़ाई करिए, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छी सही गाइडेंस दे सकूं और सही से इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 के साथ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और टेलीग्राम एज यूजुअल खुला रहता है 4 to 7, आप उसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने जेन्युइन कमेंट्स वीडियो में ज़रूर दीजिए।